आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट केयर में ही प्रसूति काल के उपरांत जो केयर जाती है उसी से रिलेटेड। इसमें है प्रसूति काल की जटिलताएं एवं उनका प्रबंधन। हमने लास्ट क्लास में प्रसव उपरांत क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो सब बातें बताई थी। आज हम आपको इसकी जटिलताएं और उसका प्रबंधन बता रहे हैं कि प्रसव उपरांत क्या क्या जटिलताएं आती हैं और उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। ये आज का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले है प्रसूति काल की विषाक्तता। प्रसूति काल अगर नॉर्मल बीतता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन डिलीवरी भी हुई है तो और सब कुछ सही है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु कई बार क्या होता है कि गर्भाशय में संक्रमण आ जाता है और इस पीरियड को हम कहते हैं सूतिकावस्था या प्रसूति काल की विषाक्तता। प्रसूति काल की विषाक्तता में मतलब इसको प्यूपेरियल सेप्सिस भी कहा जाता है। प्यूपेरियल सेप्सिस में जो गर्भाशय है, योनि है, यहाँ पर संक्रमण आ जाता है और ये शिशु जन्म के बाद 14 दिन में 21 दिन तक ये संक्रमण जो है इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर संक्रमण बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है या संक्रमण बहुत तीव्र गति से फैल जाता है तो में फिर ये जो तीव्र गति से होता है तो माता की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है तो ये संक्रमण नहीं होता है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि लापरवाही के कारण ये संक्रमण हो सकता है। और संक्रमण जो है वो कई तरह का होता है, कई तरह के जीवाणुओं का प्रवेश हो जाता है और उस कारण से ये होता है। जैसे सबसे पहला जो ये संक्रमण का प्रकार है वो है स्टेफिलोकोकल पायोजेंस। स्टेफिलोकोकल पायोजेनेसिस जो होती है ये इसमें जो भी प्रसव के समय जितने भी हमारे अंग काम में आते हैं उनमें जीवाणुओं का संक्रमण फैल जाता है और सेप्टिसीमिया हो सकता है। सेप्टिसीमिया में सेप्टिक या पस पड़ जाता है तो ये जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। और ये सेप्टिसीमिया जो अगर ध्यान नहीं देंगे तो शिशु को भी होता है। तो ये सेप्टिसीमिया का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा संक्रमण है वो है एस्केरिशिया कोलाई। एस्केरिशिया कोलाई जो संक्रमण होता है इसमें जो लोशिया है, जो स्राव होता है, ये मासिक स्राव जो होता है जिसको शुरू में जो मासिक स्राव होता है उसको लोशिया कहते हैं। तो ये जो लोशिया होता है इसमें एक अजीब तरह की गंध आती है। इसका मतलब अगर ये अलग तरह की गंध है तो ये एक इंडिकेशन है कि अंदर संक्रमण है, योनि में या गर्भाशय में संक्रमण है। और ये कभी कभी ये भी इसके कारण भी सेप्टिसीमिया हो जाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम वेल्शी। क्लोस्ट्रीडियम वेल्शी जो है इसके अंदर जो जब प्रसव होता है तो गर्भाशय और योनि दोनों ही अंदर से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसका ठीक होना बहुत है। और यदि वो ठीक नहीं होती है तो जीवाणु जो है अटैक कर संक्रमण के तीव्र गति से फैलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये इस समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो हीलिंग है वो होती रहे, अच्छी तरह से होती रहे। और यदि इसमें संक्रमण फैल जाता है तो ये बहुत तीव्र गति से संक्रमण फैलता है और इसमें हीमोलाइसिस हो जाती है। हीमोलाइसिस में जो हीमोग्लोबिन है वो ख़त्म होने लगता है और कम होने लगता है और इससे रक्त अल्पता की शिकायत
होने लगती है। इसके साथ साथ गर्भवती स्त्री को मूत्र त्यागने में भी दर्द होता है, पेन होता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये इसका भी उचित उपचार करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें गर्भवती स्त्री को मृत्यु तक हो जाती है। और इस तरह के जो संक्रमण होते हैं, इन संक्रमणों से हमें ध्यान रखना चाहिए, इसको टेस्ट कराते रहना चाहिए और रक्त जांच कराती रहनी चाहिए। जो गर्भाशय है और योनि द्वार है, तो इन योनि में भी इन दोनों का भी टेस्ट होना चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि संक्रमण तो नहीं है। अगर कोई भी तकलीफ़ है कहीं भी, जैसे पेन है या जैसे आपको बताया कि कोई सिम्टम आ जाता है, जैसे लोशिया जो है वो उसमें एक अजीब तरह की स्मेल आती है, तो ये सारे जो सिम्टम हैं, इन सिम्टम्स से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई संक्रमण तो नहीं फैल रहा है। तो वो पहले ही पता चल जाता है, एक कुछ अजीब सा सिक्रीशन सा आने लगता है और पस के फॉर्म में सिक्रीशन आता है। जो तो अगर इस तरह का पस सिक्रीशन होता है तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये संक्रमण तो नहीं है। अब है संक्रमण के कारण। संक्रमण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला जो संक्रमण का कारण है, जैसे ही अपरा निष्कासित होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि अपरा निष्कासित होती है तो उसकी जो गर्भाशय की दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और क्षतिग्रस्त होने के कारण जीवाणुओं का एकदम से आक्रमण हो जाता है। इस समय सफाई की बहुत ज़रूरत है। यदि सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तो संक्रमण, जीवाणु जो है वो संक्रमित कर सकते हैं गर्भाशय को। इसलिए इस समय एक तो यही कारण है कि हमें बहुत अत्यधिक सफाई से रहना चाहिए। जो गर्भाशय है, योनि है, उसकी अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई स्राव तो नहीं हो रहा इस तरह का। और उसके अलावा गर्भवती स्त्री को जो मल त्यागने के बाद उसको अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए, उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए। यदि वो अच्छी तरह से हाथ नहीं धोती है, नाखून और इनसे इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो योनि में पहुंच सकता है और उससे संक्रमण फैल सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो कोई रोगी किसी संक्रमण से पीड़ित है और वो संक्रमित रोगी का संपर्क होता है गर्भवती स्त्री से, और वो उसके साथ खाना खाती है, उसके झूठे मतलब वो पानी पी लेती है, या उसका मतलब इस तरह का उसका कांटेक्ट होता है उससे, या उसकी जो चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल करता है वो चीज़ें काम में ले लेती है, तो इससे भी। और बाकी अगर उसकी जैसे ओढ़ी हुई चादर ओढ़ ली, या उसके पहने हुए वस्त्र पहन लिए, या इस तरह के कोई भी संक्रमण का कोई कारण हो सकता है, तो रोगी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यदि गर्भवती स्त्री आती है तो भी उसे ये संक्रमण हो सकता है। और इसके अलावा उसके खांसने, छींकने से, थूकने से, ये इनसे भी संक्रमण फैल सकता है गर्भवती स्त्री को। और उसके उपयोग में लाए गए वस्त्र, तौलिया और उसके उपयोग में लाए हुए बर्तन और टूथब्रश, इन सब से भी उसको संक्रमण फैल सकता है। इसके अलावा दूषित दूध से, दूषित भोजन से, सब्जियों से, फलों से, दही, दूध से बने हुए पदार्थ, ये अगर दूषित होते हैं तो इनसे भी बहुत जल्दी संक्रमण फैलता है। इसके अलावा कुपोषण से भी संक्रमण फैल सकता है, जैसे रक्त अल्पता है यदि गर्भवती स्त्री को, तो उसके कारण भी ये फैल सकता है, संक्रमण फैल सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो अस्वच्छ शौचालय यूज़ करने से भी, या फिर बाहर मतलब खुले में शौच करने से भी संक्रमण फैल सकता है। तो उस कारण से भी ये गर्भवती स्त्री को ये गर्भवती प्रसूता को ये संक्रमण हो सकता है, और उसके गर्भाशय में और योनि में ये संक्रमण फैल सकता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि
साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, बिल्कुल लापरवाही ना करें और नियमित रूप से जो प्रसूता है उसको नहाना चाहिए, नियमित रूप से उसकी चादरें बदलनी चाहिए। वो जिस कमरे में रहती है वो कमरा उसमें रोशनी और हवा का समावेश होना चाहिए और वो रोज़ धुलना चाहिए, उसमें रोज़ डिसइंफेक्टेंट एजेंट से पोछा लगना चाहिए, जैसे फिनाइल वगैरह है उससे पोछा लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखने की होती हैं, तो इससे भी संक्रमण फैलने के चांसेस होते हैं। और ये अगर हम इसमें लापरवाही बरतते हैं तो फिर संक्रमण होने के चांसेस होते हैं और इससे जो प्रसूता है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद है ये अभी हमने करा संक्रमण के कारण। उसके बाद दूसरा है नेक्स्ट है लक्षण। कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जिससे ये संक्रमण फैल सकता है। तो इसमें लक्षण है, सबसे पहले तो बुखार होना। गर्भवती स्त्री को जैसे कहीं भी हमारी बॉडी में संक्रमण है तो 1 से 2 से 105 तक बुखार आ जाता है और ये जो बुखार है ये ठंड लग के आता है, सर्दी लगती है उसको, फिर बुखार होता है। उसके बाद नाड़ी की गति जो है वो 90 प्रति मिनट से लेकर कभी कभी 120 प्रति मिनट तक हो जाती है, नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है। उसके अलावा उसके सिर में दर्द होता है, कमर और पीठ में दर्द होता है, उसको बुखार आता है तो उसको भूख नहीं लगती है और साथ ही साथ जो गर्भाशय का जो इन्वोल्यूशन का टाइम है, मतलब गर्भाशय जब पूरी अपनी पुनः स्थिति में आने का जो टाइम है उसमें टाइम लग जाता है, वो पूरी अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाता है, जो इन्वोल्यूशन टाइम है वो उसका बढ़ जाता है। उसके अलावा जो लोशिया है उसमें मैंने आपको बताया एक अजीब तरह की स्मेल आती है, तो उससे भी ये भी एक सिम्टम है। उसके अलावा अनिद्रा, बेचैनी, ये भी एक सिम्टम है। फिर रोगी जब इतने सारे उसके सिम्टम्स हो जाते हैं तो रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात करने में उसको गुस्सा आता है, तो ये भी होता है। कभी कभी उसको उल्टी भी हो जाती है या उल्टी जैसा मन होता रहता है और ज़्यादातर उल्टी और दस्त होने से उसके अंदर निर्जलीकरण की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि जो प्रसूता है उस प्रसूता को मतलब हमें कैसे रखना चाहिए। प्रसूता की देखभाल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसकी उचित देखभाल नहीं करेंगे और यदि उसे कहीं भी किसी प्रकार का भी संक्रमण लग जाता है, अगर जीवाणु उसके शरीर पे अटैक कर देते हैं तो प्रसूता की जान को भी खतरा होता है। साथ ही साथ वो संक्रमण अपने शिशु में भी फैला सकती है, उस शिशु को भी सेप्टिसीमिया हो सकता है। और सेप्टिसीमिया में क्या होता है कि पस पड़ जाता है। पस पड़ने का मतलब ही है कि वो संक्रमण पूरी तरह से फैल चुका है। तो सेप्टिसीमिया में उसकी बहुत ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो इसकी जो जटिलताएं हैं उनका समाधान बहुत ही ज़रूरी है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इसका कैसे समाधान किया जाता है। आज हमने ये बताया कि कौन कौन से संक्रमण के प्रकार हैं, किस प्रकार संक्रमण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई। तो इन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसीलिए प्रसूति काल में 1.25 महीने जो प्रसूता है उसको हम बहुत अच्छे से रखते हैं, केयर करके रखते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में भी ये सिस्टम है कि 1.25 महीने तक प्रसूता को हम कहीं जाने नहीं देते और वो उसको अपने घर में ही उसकी केयर करते हैं। तो ये सारी इसीलिए क्योंकि किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। ओके, थैंक यू।